संभोग ईश्वर तक पहुंचने का पहला कदम है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा वाक्य है जिसने अपने समय में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त हलचल मचा दी थी। सच में, ये विचार जितना भड़काऊ लगता है ना, इसके पीछे का दर्शन उतना ही गहरा और कह सकते हैं कि अक्सर गलत समझा जाने वाला भी है। आधुनिक इतिहास के सबसे विवादास्पद और शायद सबसे रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरुओं में से एक ओशो ने इस विचार को अपने पूरे दर्शन का आधार बनाया। लेकिन इस झकझोर देने वाले बयान के पीछे का असल मतलब क्या था? चलिए आज के इस विश्लेषण में हम मिलके इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो ओशो के दर्शन और विज्ञान के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही निष्पक्ष और सुव्यवस्थित गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी भी बात का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे स्रोतों और क्लिनिकल रिसर्च के जरिए ये समझना है कि ओशो का वो न्यू मैन या नया मनुष्य बनाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आखिर था क्या। इसमें हम उनके जटिल दर्शन, ध्यान विधियों और उनके पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, आधुनिक रहस्यवादी का विरोधाभास, फिर संभोग से समाधि की ओर, उसके बाद डायनामिक ध्यान विधि, फिर कम तनाव का विज्ञान और अंत में उनके साहित्य और उस जटिल विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, आधुनिक रहस्यवादी का विरोधाभास। देखिए, ओशो का ये मानना था कि जो आज का इंसान है ना, वो बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त और कुंठित है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं ने हमारे दिमाग को इतना उलझा दिया है कि पुराने समय की जो पारंपरिक ध्यान विधियां थीं, वो अब हम पर सीधे तौर पर असर ही नहीं कर सकती। उनका नजरिया बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ हम देखते हैं पारंपरिक बुद्ध का आदर्श, जो पूरी तरह से संन्यास, वैराग्य और भौतिक सुखों को छोड़ने पर टिका है। लेकिन दूसरी तरफ ओशो ने एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा, जोरबा द बुद्धा। मतलब एक ऐसा इंसान जो सांसारिक आनंद, विलासिता और समृद्धि का पूरा जश्न मनाता है। उनका सीधा सा लक्ष्य भौतिक दुनिया की समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई, इन दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण इंसान बनाना था। और इस बात को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 93। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये दरअसल उन रोल्स रॉयस कारों की संख्या है जो ओशो के पास थी। अब ये सुनकर किसी को भी बहुत हैरानी हो सकती है, लेकिन अगर हम रिसर्च और शोधकर्ताओं की माने तो इस अत्यधिक संपत्ति का इस्तेमाल उन्होंने जानबूझकर एक हथियार की तरह किया था। उनका मकसद गरीबी और त्याग को महान मानने वाली जो सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं, उन पर सीधा प्रहार करना था। वो बस ये जताना चाहते थे कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया को छोड़कर भागना या दुख में जीना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, संभोग से समाधि की ओर। अब ये जो उकसाने वाला नजरिया था, उसके पीछे की थ्योरी क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ओशो ने पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का एक बहुत ही अनोखा विलय किया था। अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ प्राचीन हिंदू तांत्रिक परंपराएं हैं जिनमें ध्यान, ऊर्जा केंद्रों और अद्वैत पर जोर दिया जाता है, और दूसरी तरफ है आधुनिक पश्चिमी मनोचिकित्सा, खासकर विल्हेम रीच के विचार। रीच का मानना था कि हमारी दबी हुई भावनाएं हमारे ही शरीर में एक तरह का कवच या मस्कुलर आर्मर बना लेती हैं, और ओशो का तर्क एकदम स्पष्ट था। जब तक इस मनोवैज्ञानिक कैथारसिस या भावनाओं के रेचन के जरिए इस शारीरिक कवच को नहीं तोड़ा जाता, तब तक कोई भी आधुनिक इंसान पूर्वी ध्यान की उस गहराई में जा ही नहीं सकता। इसी दर्शन को समझने के लिए इस विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। मन एक मेजबान है, विचार केवल गुजरने वाले मेहमान हैं। ओशो का कहना था कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति तभी मुमकिन है जब हम अपनी सामाजिक कंडीशनिंग के उस कवच को पूरी तरह से उतार फेंकें जिसने हमें बांध रखा है। मतलब जब दबी हुई भावनाएं और ऊर्जाएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं ना, बस तभी हम बिना किसी लगाव के एक शांत मेजबान की तरह अपने ही विचारों को आते जाते देख सकते हैं। अब आते हैं खंड 3 पर, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, डायनामिक या सक्रिय ध्यान विधि। तो इतनी सारी दार्शनिक बातों को जमीन पर कैसे उतारा गया? इसका जवाब है ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ये रोज सुबह किया जाने वाला 1 घंटे का अभ्यास है। जहां पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि ध्यान शांत बैठकर किया जाता है, वहीं ये विधि कहती है कि आधुनिक इंसान को शांत बैठने से पहले अपने अंदर की पूरी अराजकता, पूरे शोर को बाहर फेंकना होगा। शांति तभी आ सकती है जब शरीर और मन की सारी उथल-पुथल पहले पूरी तरह से बाहर निकल जाए। चलिए इन 5 सटीक चरणों को एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है 10 मिनट तक बहुत गहरी, तेज और अव्यवस्थित सांसें लेना।
फिर दूसरा चरण है 10 मिनट का कथार्सिस, जहां व्यक्ति को अपनी सारी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना होता है, चाहे वो रोकर हो, चिल्लाकर हो या फिर हंसकर। फिर तीसरे चरण में 10 मिनट तक लगातार कूदते हुए हूं मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना होता है। इन 30 मिनटों की जो ये तीव्र शारीरिक गतिविधि है, इसका सीधा मकसद हमारे जैविक और भावनात्मक ब्लॉकों को पूरी तरह से तोड़ना है। इसके बाद चौथे चरण में 15 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा। व्यक्ति उसी मुद्रा में एकदम जम जाता है और गहरे मौन में चला जाता है। और अंत में 15 मिनट तक नृत्य और उत्सव के साथ ये ध्यान पूरा होता है। यह हमें ले जाता है हमारे चौथे खंड की ओर, कम तनाव का विज्ञान। अब यहाँ सबसे अहम सवाल उठता है, क्या ये सब महज एक दार्शनिक विचार है या इसका हमारे शरीर पर कोई ठोस असर भी पड़ता है? मतलब, क्या इतनी व्यवस्थित दिखने वाली ये विधि वास्तव में काम करती है? क्या ये सच में किसी को शांत कर सकती है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए हम सीधे क्लिनिकल विज्ञान का रुख करते हैं और 2015 की एक मेडिकल स्टडी पर नजर डालते हैं, जिसने इस सक्रिय ध्यान के जैविक प्रभावों को बाकायदा मापा। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को मापने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया, वो है सीरम कॉर्टिसोल। अब ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का मुख्य स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन है। जब भी हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं या फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति में होते हैं, तो हमारी एड्रिनल ग्रंथियां यही हार्मोन शरीर में छोड़ती हैं। इस स्टडी में इसी कॉर्टिसोल को एक मेट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया गया। और इस स्टडी के जो नतीजे थे वो वाकई हैरान करने वाले और बेहद स्पष्ट थे। जब 20 स्वस्थ स्वयंसेवकों ने लगातार 21 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट इस 1 घंटे के डायनामिक ध्यान का अभ्यास किया, तो 21वें दिन उनके सीरम कॉर्टिसोल के स्तर में अत्यधिक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। अगर हम सांख्यिकीय भाषा में बात करें तो इसका पी वैल्यू 0.01 से भी कम था, जिसे विज्ञान की दुनिया में बहुत ही ठोस परिणाम माना जाता है। तो इससे यह साबित हुआ कि भावनाओं को बाहर निकालने और शारीरिक रूप से थकने के बाद जो मौन मिलता है, वो वास्तव में तनाव हार्मोन को काफी हद तक कम कर देता है। अब हम अपने अंतिम यानी 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं, साहित्य और जटिल विरासत। विज्ञान और इन ध्यान विधियों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम ओशो के विशाल बौद्धिक योगदान की बात करें, तो उन्होंने अपने जीवन में हजारों प्रवचन दिए जो बाद में किताबों की शक्ल में छपे। लेकिन अगर किसी को उनके पूरे दर्शन का निचोड़ समझना हो, तो ये 5 किताबें सबसे बुनियादी मानी जाती हैं। संभोग से समाधि की ओर, जहां बताया गया है कि कैसे काम ऊर्जा को ध्यान में बदला जा सकता है। फिर मैं मृत्यु सिखाता हूं, जो जीवन और मौत को बिना किसी डर के स्वीकारने की बात करती है। साथ ही ध्यान योग, प्रेमपंथ ऐसो कठिन और कृष्ण स्मृति। ये किताबें उनके उस विशाल ज्ञान भंडार की झलक हैं जो आज भी दुनिया भर में कई भाषाओं में पढ़ा जाता है। लेकिन देखिए, इस विरासत का एक दूसरा और काफी जटिल पहलू भी है। ओशो का प्रभाव जितना बड़ा था, उनके साथ जुड़े विवाद भी उतने ही गहरे थे। 1980 के दशक में अमेरिका के ओरेगन में स्थापित रजनीशपुरम कम्यून का पतन, उनकी पूर्व सचिव मां आनंद शीला से जुड़े कानूनी और आपराधिक विवाद और गुरु शिष्य पदानुक्रम के अंदर सत्ता और जेंडर डायनेमिक्स के दुरुपयोग के आरोप, ये सभी बहुत ही वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य हैं। यहां हम एक नए स्वतंत्र समाज की उनकी यूटोपियन दृष्टि और उसे असली दुनिया में लागू करते समय सामने आई मानवीय कमजोरियों और सत्ता के संघर्ष के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तनाव देख सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे वैचारिक उदाहरण के साथ समेटते हैं। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओशो का पूरा जीवन और उनका दर्शन इसी तरह के द्वंद्वों को चुनौती देने के इर्द गिर्द घूमता रहा, चाहे वो पूर्व और पश्चिम का मेल हो, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता हो, या फिर जीवन और मृत्यु। उनके विचार आज भी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या हम आधुनिक इंसान अपने भीतर के उस जोरबा और बुद्ध को वास्तव में एक साथ जी सकते हैं। इसी एक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और जटिल विषय को हमारे साथ मिलकर समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।